बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास आप लोगों को जोग्राफ़ी की क्लास में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज़ल्ज़लों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और ये देखा था कि ज़ल्ज़ला किस तरह आता है, उसके रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या होती हैं। इसके बाद हमने देखा कि उसके असरात क्या होते हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर, और लास्ट में हमने देखा था कि दुनिया के अंदर ज़ल्ज़लों के बड़े मराकज़ कौन से हैं। तो इंशाल्लाह आज हम उसी टॉपिक को जारी रखते हैं और आज हम ये देखेंगे कि दुनिया और पाकिस्तान में कौन से बड़े ज़ल्ज़ले आ चुके हैं, उनसे किस तरह का नुकसान हुआ, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ज़ल्ज़लों को किस तरह मापा जाता है। हमें ये कैसे पता चलता है कि ज़ल्ज़ला जो था उसकी शिद्दत इतनी थी, 7.5 थी, 4.2 थी। ये शिद्दत जो हम बताते हैं ये हमें कैसे पता चलता है, कौन से आलाजात, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और कौन से पैमाने और स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आप अपनी बुक्स पहले ओपन कर लें। दुनिया और पाकिस्तान में आने वाले बड़े ज़ल्ज़ले, ये वो फहरिस्त है जिसमें कि उस रिकॉर्ड को लिखा गया है जो कि हिस्ट्री के अंदर महफूज हैं, और जिसमें ये बताया गया कि दुनिया में किन किन मकामात पर बड़े ज़ल्ज़ले आ चुके हैं और उनसे किस तरह का जानी नुकसान हुआ, उसकी शिद्दत क्या थी। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दुनिया का नक्शा है और जिस पे मैं आपको बताऊंगी कि किन किन इलाक़ों में, किन ममालिक के अंदर ज़ल्ज़ले आए और उनसे नुकसान हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी जो बड़े ज़्यादा मराकज़ हैं, जैसे कि ये ग्रीन कलर का आप देख लें, चाइना, चीन, और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर जापान और चाइना का जो एरिया है, चूँकि यहाँ से फॉल्ट लाइन गुज़रती है, तो ये वो इलाके हैं जो सबसे बड़े ज़ल्ज़लों के मराकज़ हैं और यहाँ पर बहुत शदीद किस्म के ज़ल्ज़ले आते हैं और काफ़ी जानी नुकसान होता है। 2019 के अंदर भी जापान में बहुत शदीद ज़ल्ज़ला आया और काफ़ी नुकसान हुआ था। इनके अलावा यहाँ पर ये जज़ायर आप देख रहे हैं, जो जज़ीरे हैं, इसमें इंडोनेशिया का इलाका काफ़ी मशहूर है ज़ल्ज़लों के हवाले से। यहाँ पे काफ़ी शदीद ज़ल्ज़ले आते हैं और तारीख़ में इनकी शिद्दत 9.0 तक भी पहुँच चुकी है और काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर पाकिस्तान, जिसमें कि सबसे जो पहले एक ज़ल्ज़ला आया था 1935 में कोयटा के अंदर, जिसमें कोयटा काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका था और काफ़ी नुकसान हुआ, 30,000 लोगों की इसमें डेथ हो गई। इसी तरह 2005 में भी जो हमारे शुमाली साइड पर, नॉर्दर्न साइड पर, और इसी तरह कश्मीर के इलाकों में जो ज़ल्ज़ला आया तो उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ और वो 7.6 उसकी शिद्दत थी रेक्टर स्केल पर, काफ़ी शदीद था। इसी तरह यहाँ पर ईरान की जगह और ये तुर्की के अंदर, यहाँ पर भी तारीख़ के बड़े ज़ल्ज़ले आ चुके हैं। इसके अलावा जो काफ़ी और इलाके हैं जहाँ पर ज़ल्ज़ले आते हैं, ये तुर्कमानिस्तान का इलाका भी इसमें शामिल है, और दुनिया के अंदर और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ज़ल्ज़ले आते रहते हैं। यहाँ पर अमेरिका की तरफ जाएं तो ये जो बहरुल काहिल की जो बाउंड्री का इलाका है, ये भी काफ़ी मशहूर है इस हवाले से, इसको आप पहले देख भी चुके हैं। और ये आपके सामने कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो कि 1923 में ली गई थी जापान के अंदर से, जिसमें एक काफ़ी शदीद ज़ल्ज़ला आया था और उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। और ये जो पिछले साल 2019 के अंदर जापान में आने वाला ज़ल्ज़ला है, ये उसकी शिद्दत या आप तबाहियों से अंदाज़े लगा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी जानी नुकसान हुआ था। और इसी तरह चाइना के अंदर, कोयटा के अंदर जो नुकसान हुआ, इसी तरह कश्मीर के इलाके में आने वाले ज़ल्ज़ला, इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। ये वस्ती अमरीका में आने वाले ज़ल्ज़ले की कुछ तस्वीर हैं, और ईरान के अंदर आने वाला ज़ल्ज़ला, तो इन ज़ल्ज़लों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और इसकी शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी, 7.6 थी, 7.9 किसी की थी, कुछ 8.6 तक भी जा चुके थे। तो इनकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, ये जो हम अभी कह रहे थे कि ज़ल्ज़ला था वो 7.6 का था या 9.0 का था, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत इतनी थी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ आलात और कुछ स्पेसिफ़िक पैमानों का इस्तेमाल होता है, स्केल्स का इस्तेमाल होता है, और उन्हीं के ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़ल्ज़ला जो था वो इतना शदीद था। तो यहाँ पर सबसे पहले
डेफिनेशन को अंडरलाइन करें। सीज़मोग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक आला है और इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ज़लज़ले की शिद्दत को नापने के लिए, उसकी पैमाइश के लिए कि ज़लज़ले की शिद्दत क्या थी, तो उसे हम सीज़मोग्राफ कहते हैं। और इसकी डायग्राम आप ये सामने देख सकते हैं। और होता क्या है कि ये जो नीचे वाली प्लेट है ना इसकी, ये ज़मीन के अंदर जो है वो गाड़ दी जाती है, ज़मीन के अंदर फिट कर दी जाती है। और जैसे ही ज़लज़ला आता है तो ज़ाहिर है ज़मीन हिलेगी, तो ये जो इसकी नीचे वाला हिस्सा है ये भी बहुत तेज़ी के साथ हिलता है। और इसके हिलने की वजह से इसकी हर एक चीज़ मूव करेगी, ये भी इसके जो ऊपर का पार्ट है, फ्रेम है, वो भी मूव करेगा। और इसके साथ लगी ये जो बॉल है ये बहुत तेज़ी के साथ घूमती है। और ये क्या है, यहाँ पर रिकॉर्ड सेव होता है। जैसे ये घूमना शुरू करेगा तो ये जो बॉल है इसके साथ जो ये पेन लगा हुआ है ये बहुत तेज़ी के साथ ये भी हिलेगा। और यहाँ पर फिर ये लंबी लंबी लाइंस बनाता जाएगा। शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी लाइंस उतनी ऊंची और लंबी बनेंगी, और अगर कम होगी तो कम बनेंगी। तो इससे फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़लज़ला जो था वो कितना शदीद था। स्टूडेंट्स, ये है सीज़मोग्राफ और ये आप इसको वर्क करते हुए देख सकते हैं। जब ज़लज़ला आता है तो ये इस तरह बहुत तेज़ी के साथ ये भी हिलेगा, ज़ाहिर है क्योंकि इसका निचला हिस्सा ज़मीन में फ़िट होता है। और ये जो बॉल है इसके साथ पेन फिट है जो इस तरह तेज़ी के साथ इस पेपर पे मूव करेगा। और जो लाइंस बनेंगी इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शिद्दत ज़्यादा थी या कम। और इसी तरह जो पैमाना इस्तेमाल होता है, ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा एक पैमाने से होता है। पैमाना यानी स्केल, जैसे हम स्केल यूज़ करते हैं उस पर नंबर्स लिखे होते हैं, इसी तरह ज़लज़ले की शिद्दत के नापने के लिए भी एक पैमाना, एक स्केल होता है और इसे ही कहते हैं रेक्टर स्केल। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करें, रेक्टर स्केल। और ये क्या है कि इसमें दर्जा बंदी होती है, 1 से 10 तक नंबरिंग होती है। और ज़लज़ला जितना शदीद होगा तो नंबरिंग भी ज़्यादा होगी, यानी कि अगर 1 से 10 तक काउंटिंग है तो अगर ज़लज़ले की शिद्दत वहाँ पर 8, 9 आ रही है तो इसका मतलब ज़लज़ला काफ़ी शदीद है। और अगर शिद्दत 3, 4 आ रही है तो इसका मतलब ज़लज़ले की शिद्दत कम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके तफसीली सवाल बन रहे हैं तो वो मुझसे मार्क कर लेते हैं। तफसीली सवाल नंबर 4 है, इसको देखें। ज़लज़ला मापने वाले आलात की वजाहत करें। जो अभी आपने पढ़ा है ज़लज़ला मापने वाले आलात, ठीक है, ये टॉपिक ये सारा इसमें आएगा। ये हेडिंग होगी इसकी मेन कि ज़लज़लों की पैमाइश करने वाले आलात और पैमाने, और इसमें ये पैराग्राफ कंप्लीट है। आप इसमें हेडिंग्स खुद से भी बना सकते हैं, जैसे अगर आप सिर्फ आलात की पहले हेडिंग दे दें और उसमें सीज़मोग्राफ का जिक्र कर दें, ये फर्स्ट 2 लाइन्स, और उसके बाद आप पैमानों की हेडिंग दे दें, पैमाने, और उसमें फिर आप रेक्टर स्केल का जिक्र कर दें आखिर तक। तो आप इसको 2 हेडिंग्स में भी डिवाइड कर सकती हैं, और अगर आप एक इस मेन हेडिंग में लिखना चाहती हैं तब भी आप कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो ये आपका सवाल नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, आपके सवाल नंबर 4 का आंसर है ये कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टार्ट करना है ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए से लेकर और आखिर जहाँ तक ख़त्म हो रहा है ये, और ये इसकी मेन हेडिंग है। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखें। तफसीली सवाल नंबर 5 क्या है? दुनिया और पाकिस्तान के बड़े ज़लज़लों का एक टेबल बनाएं। जो भी आपने टेबल देखा है ना, ज़लज़ले जिसमें बड़े ज़लज़लों का जिक्र है, ठीक है, ये वाला टेबल, इसमें ये टेबल आपने बनाना है। ज़लज़ले दुनिया और पाकिस्तान में आने वाले बड़े ज़लज़ले, ये इसकी मेन हेडिंग होगी। और टेबल जिस तरह से बना हुआ है आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। फर्स्ट से लेकर इसमें जितने भी ज़लज़लों के ज़िक्र हैं, तकरीबन 13 इलाकों का ज़िक्र है, वो कंप्लीट आपने टेबल फॉर्म में ही करना है। और ये दोनों सवाल जो भी मैंने आपको बताए हैं इन्हें सिर्फ आपने याद करना है। सवाल नंबर 4, 5 दोनों को सिर्फ आप याद करेंगे, इससे आपने नीट नोटबुक पे होमवर्क नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, ये आज की आपकी डायरी से नोट डाउन कर लें। आज आपने तफसीली सवाल नंबर 4 और 5 याद करना है, नीट नोटबुक पे होमवर्क नहीं करना। लेकिन अगर इसको आप प्रैक्टिस के लिए रफ़ भी करें तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।